चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। हम लोग इंटरनल ट्रेड में क्या क्या पढ़ते हैं। इंटरनल ट्रेड में हम लोग मेन पढ़ेंगे उसका मीनिंग, उसका फीचर्स और फिर पढ़ेंगे उसका टाइप्स, जो सबसे मेन आंसर होगा इस चैप्टर का। टाइप्स में भी 2 टाइप पढ़ेंगे, 3 टाइप पढ़ेंगे, इटिनरेंट, स्मॉल स्केल फिक्स शॉप, लार्ज स्केल फिक्स शॉप, और फिर एक टॉपिक होगा जीएसटी, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इंटरनल ट्रेड का मीनिंग तो सब जानते हैं, बाइंग एंड सेलिंग। देखो हम कीवर्ड मार्क करते हुए पढ़ा रहे हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। इसको होम ट्रेड भी बोलते हैं इसीलिए। तो बाइंग एंड सेलिंग विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री, ये इसका मेन डेफिनेशन है। अब इंटरनल ट्रेड कितने टाइप का होगा? इंटरनल ट्रेड 2 टाइप का होगा, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल एंड रिटेल। होलसेल ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी, तो ट्रेड डन इन लार्ज क्वांटिटीज, दैट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। सेकंड होगा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब हम जानते हैं, बाइंग एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी और सिंगल क्वांटिटी ऑल्सो, यही होगा इसका मीनिंग। तो होलसेल ट्रेड का मतलब हमको समझ में आया, रिटेल ट्रेड का मतलब जानते हैं। अब होलसेल ट्रेड का फीचर्स क्या होगा? होलसेल ट्रेड का फीचर्स होगा, ये एक लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। होलसेल ट्रेडर कौन होता है? जो प्रोड्यूसर से माल लेता है और रिटेलर को माल देता है। होलसेल डील्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में डील करता है। जनरली होलसेलर 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट की बात करता है। जो स्टेशनरी का होलसेलर है वो स्टेशनरी का ही होलसेलर है, जो फूड आइटम का होलसेलर है वो फूड आइटम का भी होलसेलर है। ये लोग लार्ज, इनको कैपिटल ह्यूज लगता है। ये लोग खरीदते बल्क में है, बेचते भी बल्क में है, लेकिन उतना बल्क में नहीं जितना बल्क में खरीदते हैं। तो खरीदते बहुत ज़्यादा बल्क में, रिटेलर को थोड़ा स्मॉल लॉट में देते हैं, लेकिन एकदम सिंगल पीस नहीं बेचेंगे। इनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कम होता है, क्योंकि लोग बल्क में डील करते हैं तो प्रॉफिट ठीक रह जाता है उनका। और ये लोग फर्स्ट इंटरमीडिएट कहलाते हैं, पहले मिडिल में। अब बात आता है ये लोग किसको क्या सर्विस दे रहे हैं। तो होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विस दे रहे हैं, तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस दे रहा है, पहले ये पढ़ते हैं। तो मैन्युफैक्चरर को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। मैन्युफैक्चरर को बल्क में प्रोडक्शन करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को टेंशन नहीं है कि उसका माल कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा, क्योंकि होलसेलर बैठा है। ये लोग देखो जनरली तुम लोग देखते हो ना, रास्ते में ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह, मार्केटिंग वगैरह जो होता है, ये ज़्यादातर होलसेलर ही करवाते हैं। तो मार्केटिंग का भी काम करके देते हैं लोग मैन्युफैक्चरर को, उसका वो भी टेंशन नहीं है। मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं कि क्या माल का कितना डिमांड है, कितना बिक रहा है, कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट को लेकर, मार्केट में कैसा कंपटीशन है, क्या प्राइस बेटर रहेगा, तो वो एडवाइस भी देते हैं। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को एक और अच्छा सर्विस देते हैं कि मैन्युफैक्चरर तो प्रोड्यूस कर लिया, अब होलसेलर उसको स्टोर करने में हेल्प करता है, क्योंकि होलसेलर के पास बड़ी बड़ी गोडाउनें होती है। फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, मतलब माल बिक के पैसा तो बाद में आएगा, बट होलसेलर पहले ही थोड़ा पैसा मैन्युफैक्चरर को दे देता है माल उठाते वक्त, तो वो भी बेटर एक एडवांटेज देता है। रिस्क बियर करता है, माल अगर बिकता है लॉस होता है तो होलसेलर भी बियर करता है थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरर के साथ। और मैन्युफैक्चरर को लगातार प्रोडक्शन करते रहने में हेल्प करता है, उसको रुकने का ज़रूरत नहीं है। उसको पता है बहुत सारी होलसेलर है जो उसका माल कहीं ना कहीं बिकवा देंगे। नेक्स्ट आता है ये होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विस देता है। छोटे छोटे दुकानदार को तुरंत गुड्स अवेलेबल करवा के देता है। वो लोग खाली एक फ़ोन कर दे, माल ख़त्म हो गया, वो तुरंत पहुंचा देता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, रिटेलर माल तुरंत पैसा देकर नहीं लेता है, तो होलसेलर उनको उधार में भी माल देता है। उनका रिस्क भी शेयर करता है कि माल नहीं बिका तो वापस ले लेगा, इसी बेसिस पे रिटेलर माल लेते भी हैं उनसे। स्पेशलाइज नॉलेज देता है, बहुत सारे रिटेलर उतने नॉलेजेबल नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं है, होलसेलर उनको समझाते हैं कस्टमर को क्या समझाना है, प्रोडक्ट का क्या फीचर्स है, प्रोडक्ट में क्या अच्छा पॉइंट्स है। एडवर्टीजमेंट जो बड़े बड़े बोर्ड देखते हो वो होलसेलर लगवा के देता है, तो रिटेलर को एडवर्टीजमेंट करने का टेंशन नहीं है। मार्केटिंग सपोर्ट, मतलब माल ला के देना, माल दुकानों तक पहुंचाना, ये सब भी हेल्प करता है। एडवर्टीजमेंट तो मैंने पहले ही कहा था। और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मतलब होलसेलर बल्क में बाई करता है तो वो रिटेलर को ठीक ठाक रेट पे दे सकता है, जिससे रिटेलर का भी प्रॉफिट बचे। नेक्स्ट आया रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड क्या है वो तो हम समझ ही रहे हैं।
सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी और वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सिंगल पीस में भी माल बेचते हैं ये लोग। अब इनका फीचर्स क्या है सर, ये लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन की तरह काम करते हैं। ये लोग लास्ट लिंक है उसका, मतलब बस इसके बाद कस्टमर को ही माल मिलेगा। रिटेलर गुड्स डायरेक्टली बेचते हैं कस्टमर को। इनके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। तुम लोग जब रिटेलर की दुकान में जाते हो देखते हो उसके पास आशीर्वाद आटा भी है, अमृत भोग आटा भी है, और भी कंपनियों के आटा है उसके पास। बिस्किट भी हर वेराइटी का मिलेगा उनके पास। ये लोग होलसेलर की तरह नहीं है कि सिंगल सिंगल आइटम बेचेंगे, सिर्फ ब्रिटानिया का बिस्किट बेच रहे, ऐसा नहीं होता। हर वेराइटी का बिस्किट मिलेगा इनके पास। ये लोग स्मॉल क्वांटिटी में देते हैं, ये तो इनका डेफिनेशन का पार्ट था। ये लोग तुम्हारे रेसिडेंशियल एरिया के आसपास इनका दुकान होगा। ये तुम्हारे साथ पर्सनल टच रखते हैं कस्टमर के साथ। इनसे तुम कैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीफोन से ऑर्डर कर दो इनको, वो लोग तुम्हारे घर में माल भिजवा देंगे। ये लोग एक तरीके से मिडिल मैन है बिटवीन कस्टमर एंड होलसेलर। ये इनका फीचर्स हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका सर्विस क्या है, ये लोग कंज्यूमर को क्या सर्विस दे रहे हैं। तो सर आपको रेगुलर अवेलेबिलिटी कराते हैं। आपको जब बिस्किट का पैकेट चाहिए, जब दूध का पैकेट चाहिए, जब आटा का पैकेट चाहिए, जब ब्रेड चाहिए तुरंत मिलेगा घर के नीचे। आपको बहुत कंपनियों का चॉइस देते हैं, इनके पास सब कंपनी का मोटा मोटी माल होता है। नया प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन भी यही देते हैं कि नया प्रोडक्ट आया, खा के देखो बहुत अच्छा है, यूज़ करके देखो बहुत अच्छा है। आपको आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं और प्रोडक्ट को समझाते भी हैं, मतलब दोनों काम करते हैं। जब खरीदते हो तब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ करना है, और अगर ख़राब हो जाए तो आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, वारंटी वगैरह का। होम डिलीवरी भी करके देते हैं। आपको बाइंग में कन्वीनियंट, आप सिंगल पीस भी जाके लेके पाते हो, घर के नीचे मिलता है, तुरंत दौड़ के ला सकते हो। और आपको उधार में भी माल देते हैं अगर आप रेगुलर कस्टमर हो उनके। तो वैसे ये होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को क्या हेल्प करते हैं रिटेलर्स सर, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। कस्टमर तक माल यही लोग पहुंचाते हैं, वो टेंशन होलसेलर और रिटेलर का नहीं लेता। पर्सनल सेलिंग, कस्टमर से डायरेक्ट टच में है तो ये लोग श्योर शॉट करते हैं कि माल बिक जाए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में या लार्ज स्केल बिजनेस करने में मदद करते हैं। होलसेलर मैन्युफैक्चरर को टेंशन नहीं है, वो लोग बल्क में बना सकते हैं, बल्क में माल उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिटेलर बैठे हैं बहुत सारे बेचने के लिए। प्रमोशन में हेल्प करते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट समझाने का काम ये करते हैं। इनकी दुकान के ऊपर ही वो एडवर्टीजमेंट बोर्ड भी लग जाता है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। और मार्केट का इंफॉर्मेशन भी यही लोग देते हैं कि कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं, कस्टमर का भी क्या डिमांड है, कस्टमर कैसा प्राइसिंग चाहता है, ये सब इन्फॉर्मेशन यही देते हैं। अब आता है मेन आंसर कि रिटेलर को कितना टाइप में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले बोला इटिनरेंट रिटेलर या फिक्स शॉप रिटेलर। इटिनरेंट मतलब जो घूम घूम के बेचते हैं, जिनका कोई फिक्स दुकान नहीं है, एक जगह बैठने का जगह है बट कोई फिक्स शॉप नहीं है। और फिक्स शॉप हो गया जिनका एक परफेक्ट दुकान है। अब फिक्स शॉप को फिर दो कैटेगरी में डालेंगे, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल एंड लार्ज, यही ये चैप्टर है। तो इटिनरेंट रिटेलर, फिक्स शॉप रिटेलर, स्मॉल एंड लार्ज, इतना ही अपने को पढ़ना है। तो सर वो सबसे पहले बताया इटिनरेंट रिटेलर, और फिर फिक्स शॉप में भी स्मॉल एंड लार्ज। इटिनरेंट रिटेलर क्या है? जैसे हॉकर एंड पैडलर जो घूम घूम के माल बेचते हैं, या वो छोटी रेडी गाड़ी में माल बेचते हैं। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर मतलब मंगला हाट, आपके यहाँ पे बुध बाजार, बिस्पत बाजार, मतलब कोई पर्टिकुलर एक दिन वो लोग आके आपके घर के पास बैठेंगे कहीं रोड पे और उस दिन माल बेचेंगे। स्ट्रीट ट्रेडर मतलब जो लोग सब्जी वाले जैसे कि उनका एक फिक्स जगह है लेकिन वो जमीन पे बैठ के माल बेचेंगे बट रोज वहीं आके बैठेंगे। चीप जैक्स, तो ये सब पढ़ना है हम लोगों को। स्मॉल स्केल शॉप में क्या पढ़ेंगे? जनरल स्टोर, यानी आपके घर के नीचे वाला वो दादू का दुकान या काकू का दुकान जिससे आप माल लेकर आते हो। सिंगल लाइन स्टोर यानी जिनका सिर्फ कपड़े का ही बिजनेस है, या सिर्फ जूतों का ही बिजनेस है, या सिर्फ क्या बोलते हैं स्टेशनरी का ही बिजनेस है। स्पेशलिटी स्टोर क्या हुआ? अब कपड़ों वालों में भी सिर्फ बच्चों के कपड़ों का दुकान, या सिर्फ बूढ़े लोगों के कपड़ों का दुकान, या सिर्फ लेडीज के कपड़ों का दुकान। स्ट्रीट शॉप यानी वो जो हर, आप देखते हो ना, अगर ये रोड है 4 वे लेन है तो बहुत दुकानें पान वान की, चिप्स बिस्किट या कोल्ड ड्रिंक बेचने वालों की दुकानें एकदम रोड के वो चौरस्ते के कोने पे होगी एकदम, उसको बोलते हैं स्ट्रीट शॉप। सेकेंड हैंड गुड्स तो आप जानते ही हो, जैसे कॉलेज स्ट्रीट में बुक्स बिकती है, सेकेंड हैंड बुक्स।
सेकेंड हैंड गुड शॉप या सेकेंड शॉप एक ही है ये। इधर में लार्ज स्केल में हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे बिग बाजार, मोर, स्पेंसर, ये हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर। चेन स्टोर हो गया जिनका एक ही ब्रांड नेम से बहुत सारा दुकान है, जैसे तुम्हारा डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट। मेल ऑर्डर हाउस पहले के ज़माने में होता था, जहाँ पे हम लोग भाई बड़ी बड़ी दुकानदार क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरा बहुत बड़ा बुक स्टोर है, अब मैंने किसी बुक पब्लिकेशन हाउस से बुक्स मंगवानी है बहुत सारी, जैसे मेरे को BST की बुक मंगवानी है, अकाउंट्स की बुक मंगवानी है, मैथ्स की भी बहुत सारी बुक मंगवानी है, मैं उनको मेल करूँगा या लेटर लिख के बोलूँगा, मैं उनको मेल या लेटर लिख के उनको ऑर्डर प्लेस करूँगा, वो लोग मुझे डिलीवरी कर दें। और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन आप लोग देखते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, आजकल हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं कि जहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, आप उसमें पैसे ट्रांसफ़र करो, उसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले में रहेगा, चॉकलेट, केक, पैकेट फूड, वो बाहर आ जाएगा, आप उसको ख़रीद सकते हो। तो ये सब तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले तो इटिनरेंट का मतलब क्या बताया, नो फिक्स प्लेस ऑफ सेल, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ कस्टमर। इनको मोबाइल वेंडर भी बोलते हैं, इटिनरेंट को मोबाइल वेंडर भी बोलते हैं। ये जनरली लो प्राइस वाला आइटम बेचेंगे, इनका कोई ब्रांडेड आइटम नहीं होगा, नॉन स्टैंडर्ड आइटम बेचेंगे, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इनका बिजनेस चालू हो जाता है। अब इटिनरेंट का एक पकड़ के एग्जाम्पल कराया, पहले बोला हॉकर एंड पेडलर, मतलब मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ कस्टमर। हॉकर कैरी गुड्स ऑन व्हील्ड कार्ट, चक्के वाली गाड़ी पे माल लेके घूमते, या फिर पुराने ज़माने में एनिमल के पीठ पे लाद के लेके जाते थे। एंड पेडलर खुद अपने माथे पे रख के गुड्स को घूम रहे हैं। तो ये स्ट्रीट टू स्ट्रीट घूमते हैं, बसेस ट्रेन में मिलेंगे आपको चिप्स बिस्किट बेचते हुए। ये लोग वैरायटी ऑफ गुड बेचते हैं, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, टॉय, बैंगल्स, और नॉन ब्रांडेड आइटम बेचेंगे, लोकल आइटम बेचेंगे। डोर टू डोर भी आते हैं कस्टमर के, और इनका कोई प्राइस भी फिक्स नहीं होता, बार्गेनिंग के ऊपर है, कितना कम बेसी करवा सकते हो प्राइस को। नेक्स्ट बोला पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर, दे ट्रेड गुड्स ऑन फिक्स्ड डे। जैसे हमारे यहाँ पे मंगला हाट बोलते हैं उसको, मंगल बाजार, इसलिए वो मंगलवार को बैठते हैं, इसलिए मंगला हाट बोलते हैं उसको, हावड़ा मैदान इलाके में जो है। वैसे ही हर जगह अलग अलग जगह, कहीं बिस्वत बाजार है, कहीं बुध बाजार है, जैसे करोल बाग दिल्ली में मंडे बाजार है, थर्सडे मार्केट है किंग्स वे कैंप में, वेडनेसडे मार्केट है रोहिणी में, दिल्ली एरिया का एग्जांपल ले रहा हूँ ये। तो ये सब बाजार को बोलते हैं पीरियोडिक, जो पर्टिकुलर एक दिन हफ्ते में या 2 दिन हफ्ते में आके वहाँ पे बैठेंगे और माल बेचेंगे, हर रोज नहीं आएंगे। मंडी कंसेप्ट, तो ये लोग दे सेल गुड्स इन ऑन ए वीकली मार्केट और मंथली बाजार, कभी कभी मंथ में भी एक दिन होता है, या एनुअल फेयर, साल में एक बार फेयर लगेगा, वो भी हुआ मेला जो लगता है। ये लोग जनरली डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेम्पररी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाएंगे टेम्पररी, और उस पर गुड्स को डिस्प्ले कर देंगे। लो प्राइस का गुड्स बेचते हैं, लो क्वालिटी का माल रहता है इनके पास, लेकिन वेराइटी बहुत सारा रहेगा, जैसे प्लास्टिक आइटम रहेगा, यूटेंसिल्स रहेगा, लेडीज बैंगल्स रहेगा, लेडीज बैग रहेगा, जूते रहेंगे। ट्रेडर ऑल्सो सेटअप अ शॉप ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, क्रिसमस। ये लोग जनरली कोई बार ओकेजन पे भी दुकानें लगाते हैं, इतना पॉइंट पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है स्ट्रीट ट्रेडर, तो बिजी स्ट्रीट के कॉर्नर में वो लोग सामान को लटका के बेचते हैं। पेवमेंट, यानी को जनरली पेवमेंट डीलर भी बोलते हैं, क्योंकि लोग फुटपाथ पे बैठ के माल बेच रहे हैं, लेकिन तुम मेनली टाइम देखोगे रोड के एकदम कोने कोने में, बस स्टैंड पे, ये सब जगह, मतलब एकदम भीड़ भाड़ वाला बाजार वाला इलाका में माल बेचेंगे। लेकिन कहीं बैठेंगे लेकिन कोई फिक्स दुकान नहीं होगी, इसीलिए लोग इटिनरेंट है। इनके पास भी वैरायटी ऑफ गुड्स होगा, जैसे टॉवेल बेचते हैं, हैंकी बेचते हैं। ये लोग रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल के बाहर, बस स्टैंड के बाहर, मंदिर के बाहर, ये सब जगह बैठते हैं। वही अगेन लो प्राइस गुड्स होगा, वो लोग बहुत पॉपुलर है, लोग इनसे माल लेते भी बहुत है। नेक्स्ट आया चीप जैक्स, ये थोड़ा अलग नाम सुनने में लगता है। ये लोग आपको कम दिखेंगे, लेकिन ये होते हैं लोकेलिटी, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी, कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी के आसपास ये लोग छोटा मोटा एक टेम्पररी टेंट टाइप का दुकान बनाएंगे। तो इनका फिक्स दुकान वैसे तो नहीं है, बट टेम्पररी स्ट्रक्चर वाला, जिसको कभी भी तोड़ के गिराया जा सकता है, वैसा हायर में ले लेंगे और वहां माल बेचेंगे, उस टेंट पे गुड्स को डिस्प्ले करेंगे। जनरली ये लोग लोकेलिटी के आसपास कहीं पे रहेंगे, मतलब कोई पॉश इलाका। दे डील इन लो प्राइस गुड्स, ये लोग भी वैसे गुड्स हाउस होल्ड आर्टिकल बेचेंगे। एंड दे रिमेन इन वन लोकेलिटी फॉर अ टेम्पररी पीरियड ओनली, ज़्यादातर एक लोकेलिटी में टेम्पररी पीरियड में रहेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे।
इसीलिए लोग पक्की दुकान नहीं लेते। नेक्स्ट इज फिक्स शॉप रिटेलर। फिक्स शॉप रिटेलर किसको बोलते हैं? सर जिनका पक्का दुकान, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखा रहा है, आपके घर के आसपास ऐसे काकू का दुकान आपने देखा होगा, जहाँ आटा दाल चावल बिस्किट केक चिप्स सब बेच रहे हैं लोग, इनका फिक्स शॉप होता है। दे हैव अ शॉप इन मार्केट प्लेस ऑफ रेसिडेंशियल लोकेलिटी। ये लोग ज़्यादातर रेसिडेंशियल लोकेलिटी में ही अपना दुकान खोलेंगे। ये लोग मूव नहीं करते एक प्लेस, क्योंकि इनका फिक्स दुकान है, सब मूव करके क्या करेंगे। अब इसका दो पार्ट हो गया, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो पहले आ जाओ स्मॉल स्केल फिक्स शॉप पे। तो स्मॉल स्केल फिक्स शॉप मतलब ये लोग ज़्यादातर नॉन ब्रांडेड आइटम बेच रहे हैं, ब्रांडेड भी बेच रहे हैं, बट इनका मतलब छोटा मोटा दुकान होगा। एवरी कॉर्नर ऑफ मोस्ट सिटीज़ में लोग तुमको मिल जाएंगे। ज़्यादातर ना तुम्हारा डे टू डे लाइफ का सामान ये लोग इनके पास मिलेगा। इसका पहला एग्जाम्पल हुआ जनरल स्टोर, जो तुम्हारे रेजिडेंशियल एरिया के पास छोटा वाला काकू का दुकान है, वही एग्जाम्पल मैं बार बार ले रहा हूँ। ये लोग जनरली डेली यूज का ग्रोसरी आइटम बेचेंगे, कन्फेक्शनरी आइटम बेचेंगे, स्टेशनरी बेचेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक बेचेंगे। इनके पास लार्ज वेराइटी होगा, हर कंपनी का माल मिलेगा इनके पास। ये लोग होम डिलीवरी भी देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं अगर तुम रेगुलर लेते हो तो। ये तुम्हारे साथ पर्सनल टच में रहेंगे। और पॉश इलाका में इनका पॉश एरिया में इनका दुकान होगा, ताकि तुरंत कस्टमर को माल मिल जाए। बहुत देर तक ओपन रहती है रात को। दिस स्टोर डील्स विद वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट आया स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर क्या, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं लोग। जैसे सिर्फ गारमेंट बेच रहे हैं, सिर्फ स्टेशनरी बेच रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन बेच रहे हैं, सिर्फ जूते बेच रहे हैं। इनके पास भी वैरायटी होगा, लेकिन इनके पास बच्चों का कपड़ा भी मिल रहा है, लेडीज गारमेंट भी मिल रहा है, जेंट्स गारमेंट भी मिल रहा है, हर साइज का हर ब्रांड का सब मिलेगा इनके पास। ये लोग जनरली वही मार्केट एरिया में ही होंगे, मतलब घर के आसपास के इलाकों में होंगे। इनके पास कस्टमर फिक्स आते हैं, वो माल लेके जाते हैं। आपके रेगुलर रिक्वायरमेंट का सामान ही रहता है इनके पास। नेक्स्ट आया स्ट्रीट शॉप। दिस शॉप आर सिचुएटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और मेन रोड। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, आई थिंक ये लोगों ने दो ब्रेकअप में बात नहीं की। एक्चुअली मैं यहाँ पे पहले इनको बोलना था सिंगल लाइन प्रोडक्ट, फिर बोलना था स्पेशलिटी स्टोर। सिंगल लाइन प्रोडक्ट मैंने जो भी एग्जांपल दिया, स्पेशलिटी में भी हो गया कि सिर्फ चिल्ड्रन का गारमेंट या सिर्फ जेंट्स का गारमेंट। तो जब मैं कहता हूँ कि सिंगल लाइन तो मतलब गारमेंट, लेकिन जब मैं कहता हूँ स्पेशलिटी तो गारमेंट में भी सिर्फ चिल्ड्रन गारमेंट। तो ये बात ध्यान रखना, बाकी फीचर्स सेम मिलेंगे आपको। नेक्स्ट बोला स्ट्रीट शॉप, मतलब स्ट्रीट के क्रॉसिंग्स पे होगा या मेन रोड के क्रॉसिंग्स पे होगा, कॉर्नर के। मैंने एग्जांपल दिया भी था, अगर ये 4 वे लेन है तो ये जनरली कोने में मिलेंगे। जनरली वही क्या बोलते हैं, पान, क्या बोलते हैं, गुटखा, या फिर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये सब रखते हैं लोग दुकानों में। तो ये लोग टेम्पररी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं गुड्स को डिस्प्ले करने के लिए। लिमिटेड स्पेस है इनके पास, वाइड वैरायटी ऑफ लो प्राइस गुड्स है इनके पास, सस्ते दाम वाले वाइड वैरायटी मिलेगी। थोड़ा सा बाहर ही लोग पक्की दुकानों के थोड़ा सा बाहर टेबल स्टैंड लगा के प्रोडक्ट को रख भी लेते हैं लोग, लेकिन थोड़ा बेटर क्वालिटी का मिलेगा इनके पास। सेकेंड हैंड शॉप क्या हुआ, इनके पास सेकेंड हैंड गुड्स मिलेगा। जैसे आपका कॉलेज स्ट्रीट का बुक्स का स्टोर, कहीं कहीं पे फर्नीचर पुराना मिलता है, जो ये यूज्ड गुड्स को बेचते हैं। जनरली प्राइस लो प्राइस गुड्स बेचते हैं, प्राइवेट या पब्लिक को ही बेचते हैं ये लोग मेनली। पुअर पीपल के लिए मेनली दुकानें होती है इनकी, कभी कभी लेकिन हाई इनकम वाले लोग भी जाते हैं। हम लोग बुक स्टोर में जाते ही हैं कॉलेज स्ट्रीट में सेकेंड हैंड बुक लेने बहुत बार। एक और बोला सेकंड शॉप, तो दीज शॉप्स सेल गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। These goods have some defect in them। ये सेकंड शॉप का मतलब हो गया डिफेक्टिव आइटम बेचने वाले। बहुत लोग ऐसे, ये तो आपके सिलेबस में नहीं भी होगा शायद, अब ये सीबीएसई के सिलेबस में टॉपिक नहीं भी है शायद, ये पुरानी बुक है, माइट भी इसलिए अवेलेबल है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है सेकंड शॉप। बट फिर भी समझ लो ये क्या होता है कि जो लोग डिफेक्टिव सामान बेचते हैं बहुत बार, तो लोगों को सस्ता मिल जाता है बट डिफेक्टिव, सेकंड शॉप बोलते हैं इसको। ये आपके सिलेबस में नहीं भी होगा, आप छोड़ सकते हैं इसको। अब आया लार्ज स्केल। लार्ज स्केल फिक्स रिटेल शॉप, तो इनके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, इनके बड़े बड़े शोरूम होते हैं। ये लोग सेंट्रल प्लेस पे लोकेटेड, घर के नीचे लोकेटेड नहीं होंगे,
थोड़े दूर घर से लेकिन कोई सेंट्रलाइज प्लेस होगा वहां लोकेटेड होंगे। लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर इनके शोरूम में आते हैं। जैसे एग्जांपल मेरे को फोटो में दिखा भी रहा है, बिग बाजार, स्पेंसर, स्मार्ट बाजार। आज की डेट में बिग बाजार तो बंद हो गया है सर, अब बहुत सारे हैं बट मैक्सिमम बंद हो गए। इनका 3 कॉमन ब्रेकअप क्या हुआ, डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप या मेल ऑर्डर या वेंडिंग मशीन। 4 एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम यहाँ पे। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या हुआ, मैंने कहा लार्ज रिटेल शोरूम जहाँ पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे आप बिग बाजार में जाते हो, स्मार्ट बाजार में जाते हो, वहाँ पे एक कोने में सारा कपड़ा है, एक कोने में सारा खाने पीने का सामान का है, रैक्स लगा हुआ, एक कोने में सारा यूटेंसिल्स का रैक लगा हुआ है, एक कोने में सारा आटा दाल चावल खुला भी बिक रहा है, सब्जी भी बिक रही है, एक पूरा कॉर्नर है जहाँ पे आपको पनीर, चीज़ ये सब मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रख रहे हैं लोग। मतलब हर वैरायटी का सामान है अंडर वन रूफ। ये वर्ड यूज कर सकते हो आप, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। तो ये लोग लार्ज साइज बिजनेस करते हैं। इनके पास वाइड रेंज मिलेगा। हाँ सर, हर प्रोडक्ट का बहुत सारा वैरायटी मिलेगा इनके पास। सर डिपार्टमेंटली ऑर्गेनाइज्ड है हर चीज। मैंने कहा था ना क्लासिफाइड की भी अलग अलग सेक्शंस में। सेंट्रल परचेज, लोग खरीदारी एक करते हैं। पूरे इंडिया में इनका शोरूम्स है, लेकिन परचेजिंग एक टाइम में होता है पूरे इंडिया के शोरूम्स के लिए। इसका फायदा, इनको बहुत सस्ते में सामान मिल जाता है, तो ये लोग को कॉस्ट बेनिफिट भी हो जाता है। ये लोग का लोकेशन सेंट्रलाइज लोकेशन है, मतलब कोई बड़ा मार्केट एरिया होगा जहाँ पे मेन एरिया में इनका दुकान होगा। इनका नंबर ऑफ सर्विस एंड फैसिलिटीज बहुत है। ये आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, फ्री होम डिलीवरी भी दे रहे हैं आपको। वहाँ पे लोग भी अवेलेबल है जो प्रोडक्ट समझाएंगे। मिडिल मैन, ये लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल उठाते हैं, क्योंकि इतना बल्क में परचेजिंग होता है कि ये लोग मिडिल मैन एलिमिनेट कर दे रहे हैं। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से माल पिक करे तो इनको सस्ता भी पड़ता है और इनका ह्यूज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। नेक्स्ट है मल्टीपल शॉप या चेन स्टोर। एक ही ब्रांड नेम से बहुत सारी दुकानें, नंबर ऑफ आइडेंटिकल शॉप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटीज। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल कर रही है। जैसे एग्जांपल दूं, बाटा, एक एग्जांपल हुआ इसका बाटा। मल्टीपल चेन स्टोर है, बाटा के हर एरिया में दुकानें मिलेगी आपको। ये लोग का भी लार्ज साइज बिजनेस है सर। ये लोग वन लाइन में स्पेशलाइज्ड होते हैं मेनली। अब जैसे मैंने डोमिनोज का तो सिर्फ पिज्जा में स्पेशलाइज्ड है। अगर मैं मैकडोनल्ड्स बोलूँ तो सिर्फ बर्गर्स में स्पेशलाइज्ड है। बाटा बोल रहा हूँ तो सिर्फ जूतों में स्पेशलाइज्ड है। इनका भी सेंट्रलाइज परचेज है या एक जगह से मैन्युफैक्चर हो रहा है सर। इनका सेल लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड है, अलग अलग जगह दुकानें खोल के माल बेच रहे हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी होगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट होगा इनका। ये लोग भी मिडिल मैन नहीं रखते, डायरेक्ट माल बेचते हैं। यूनिफॉर्म प्राइस है, पूरे इंडिया में आपको एक ही प्राइस मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है दिल्ली में थोड़ा प्राइस अलग होगा, बट दिल्ली के सारे शोरूम का प्राइस फिर सेम होगा। कलकत्ता में अलग प्राइस होगा दिल्ली के मुकाबले, बट कलकत्ता के सारे शोरूम का एक ही प्राइस होगा। और कैश में माल बेचते हैं, नो क्रेडिट सेल, तो इनके पैसे डूबने का रिस्क भी कम है। आप फीचर्स अगर ठीक से पढ़ रहे हो तो उसी से आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बनाना आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट है मेल ऑर्डर हाउस। पोटेंशियल बायर पेपर या कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट को पढ़ के, कैटलॉग वगैरह देख के, प्राइस लिस्ट वगैरह चेक करके ऑनलाइन ऑर्डर करे या बाई पोस्ट ऑर्डर करे। पुराने जमाने में बाई पोस्ट होता था, आजकल बाई मेल होता है। ईमेल करके भी ऑर्डर करते हैं बड़ी बड़ी। मैंने एग्जांपल भी दिया था, मेरा बुक स्टोर है, मुझे अलग अलग राइटर्स की बुक चाहिए तो पब्लिकेशन हाउस को मैं मेल लिखूंगा या लेटर लिखूंगा और वो मुझे माल भेज देंगे। मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा उनको कि मुझे क्या बुक्स की कितने कॉपीज चाहिए। उनसे पहले उनका कैटलॉग मांग लूंगा कि क्या प्राइसिंग आप बता दीजिए, वो मुझे बाई पोस्ट कैटलॉग भेज देंगे और फिर मैं ऑर्डर कर दूंगा। यहाँ पे गुड्स का इंस्पेक्शन पहले पॉसिबल नहीं है, डिलीवरी के बाद पॉसिबल होगा। और पेमेंट वीपीपी के थ्रू होता था। मैंने कहा ना पुराना तरीका है, पहले वीपीपी से पेमेंट होता था, अब ये सब बढ़ गया, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट को पढ़ूंगा, फिर ऑर्डर प्लेस करूंगा, वो मेरे ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे और पेमेंट मिल जाएगा उनको। जनरली मैंने कहा ना, जो बल्कि गुड्स हो, स्टैंडर्डाइज गुड्स हो, बहुत क्या बोलते हैं जो पेरिशेबल नहीं हो, वैसे ही गुड्स का डीलिंग यहाँ पे होता है। जनरली ये नहीं होता है, बट ये बिजनेस टू बिजनेस फिर भी होता है आज की डेट में। लास्ट है ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन।
ये भी एक रिटेलिंग का बहुत बड़ा ट्रिगर। आप कॉइन या टोकन देके, आजकल तो ऑनलाइन स्कैन पेमेंट करके भी आप गुड्स का ऑर्डर कर देते हो। मशीन में प्रोडक्ट रखा हुआ है, प्राइस टैग लगा हुआ है, आप अपना ऑर्डर प्लेस करो, पेमेंट करो, सामान मशीन से बाहर आ जाएगा ऑटोमेटिक, आप घर लेके चले जाओ। आपने इसको एयरपोर्ट वगैरह पे बहुत देखा होगा। यहाँ पे राउंड द क्लॉक पॉसिबल, 24 घंटे दुकान खुला है, फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स है, सेल्समैन का रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टमर डायरेक्ट डील करेगा। इसका बुराई भी है कि मशीन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है, इसीलिए आपको हर जगह अभी भी दिखता नहीं है। रेगुलर रिपेयरिंग लगेगा मशीन को, वरना मशीन काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब पेमेंट भी दिक्कत है लोगों को कि कॉइन वगैरह या नोट में पेमेंट अगर करना है, कैश पेमेंट, तो मशीन में उसी अमाउंट का ही नोट आपको डालना पड़ेगा। अब आपको 20 रुपए की चॉकलेट चाहिए, 2-10 के नोट नहीं डाल सकते, या ऑनलाइन पे करो, तो सबको वो आता नहीं है आज की डेट में अभी भी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या है सर? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? दो फीचर्स को इनडायरेक्ट टैक्स डिफाइन करता है। एक, ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। इंडिया में दो टाइप का टैक्स सिस्टम है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। और दूसरा बात, डायरेक्ट टैक्स जमा भी वही इंसान दे रहा है जिसकी पॉकेट से जा रहा है, मतलब इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन। इम्पैक्ट मतलब किसकी जेब से जा रहा है, इंसिडेंस मतलब कौन डिपॉजिट कर रहा है, ये दोनों सेम पर्सन पे है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन टू डिफरेंट पर्सन, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन टू डिफरेंट पर्सन। कौन है वो टू डिफरेंट? इम्पैक्ट किसकी जेब पे है? बायर। अल्टीमेटली जीएसटी आप अपने जेब से देकर आते हो, लेकिन जमा कौन करता है? सेलर। आपने अगर पिज्जा हट से पिज्जा खरीदा, लेट से 100 रुपए का पिज्जा है और 18% जीएसटी है, मान लो आपने 118 रुपए देकर आया, तो वो 18 रुपए गया किसकी जेब से? आपकी जेब से, यानी बायर की जेब से। बट डिपार्टमेंट को जमा कौन करेगा? इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट को, वो सेलर, पिज्जा हट वाला। तो यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस दो अलग इंसान पे और गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। जहां ये दोनों फीचर आ जाए उसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया। तो देखो ये लिखा, जीएसटी इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स और सर्विस पे लगेगा, उसके जितनी वैल्यू है, प्रॉफिट पे नहीं, इनकम पे नहीं, कमाई पे नहीं। इसका फीचर्स अगर कोई बोले तो ये वन नेशन वन टैक्स है, पूरे देश में हर प्रोडक्ट पे सेम रेट होगा। इंडिया का बिगेस्ट टैक्स चेंज हुआ है इसके कारण। पहले बहुत वेराइटी ऑफ टैक्सेस था इनडायरेक्ट का, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वो सब मिलके एक हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स सारा मर्ज हो गया इसके अंदर। डुअल जीएसटी है, अगर हम सेम स्टेट में माल बेचे तो आईजीएसटी लगता है, लेकिन हम दूसरे स्टेट में माल बेचे, हम बंगाल टू बिहार माल बेचे तो आईजीएसटी लगता है, लेकिन हम बंगाल टू बंगाल माल बेचे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो इसीलिए इसको डुअल स्ट्रक्चर कहा गया है। ये डबल इफेक्ट को रिमूव करता है, कैस्केडिंग इफेक्ट यानी डबल टैक्सेशन को रिमूव करता है। एक ही आइटम पे दो बार टैक्स नहीं लगेगा। और मैंने कहा था ये सप्लाई पे लगता है, मतलब गुड्स एंड सर्विस जब हम देते हैं तब लगता है। इसका फीचर्स क्या है सर? ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ये 2017 में एप्लीकेबल हुआ था सर। इंडिया में ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब उस स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाएगा जिस स्टेट में सामान जा रहा है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब उस स्टेट में, उस स्टेट गवर्नमेंट की जेब में पैसा जाएगा जहां सामान जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कलकत्ता से पटना माल बेच रहा हूँ, कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की पार्टी पटना यानी बिहार में माल बेच रही है, तो बिहार गवर्नमेंट की जेब में जीएसटी का पैसा जाएगा, क्योंकि माल कहाँ पहुंच रहा है, डिलीवरी कहाँ हो रही है, सर्विस कहाँ सप्लाई हो रही है, बिहार, तो बिहार गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, मतलब गुड्स एंड सर्विस के दाम पे लगेगा, ये बोलना चाहते हैं। अगर हम सेम स्टेट में माल बेचें तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, दूसरे स्टेट में माल बेचें तो आईजीएसटी लग रहा है। इसका एक प्रॉपर काउंसिल है नेताओं का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा काउंसिल है जो डिसाइड करता है कब कितना रेट लगेगा। फिलहाल इंडिया में 5%, 12%, 18%, 28% का जीएसटी है, और एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बैकवर्ड एरिया में है वहां जीएसटी नहीं लगता।
जीएसटी का काउंसिल है, मैंने कहा जीएसटी का एक टीम है पूरा गवर्नमेंट का, जिसके चेयरपर्सन कौन है, उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा कंट्री का वो उसके हेड पर्सन होंगे, और बाकी स्टेट के जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होंगे वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। उनमें से कोई एक वाइस चेयरपर्सन होगा और बाकी सबको मेंबर्स कहा जाएगा। जब तक मीटिंग में 50% लोग प्रेजेंट नहीं होंगे मीटिंग नहीं माना जाएगा वैलिड। तो कोरम का मतलब होता है कितने लोगों के आने से मीटिंग वैलिड होगा। तो जब तक 50% मेंबर्स नहीं पहुंच जाए तब तक मीटिंग वैलिड नहीं होगा। इसमें कितने मेंबर है सर? हर स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर एक मेंबर है और हर यूनियन टेरिटरी का भी फाइनेंस मिनिस्टर एक मेंबर है। वोटिंग कैसे होगा सर? जब तक 75% लोग फेवर में वोट नहीं करें तब तक डिसीजन पास नहीं माना जाएगा, जिसमें से 2/3 पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 1/3 पावर सारा स्टेट का मिला के, 2/3 पावर सारा स्टेट का मिला करके है और 1/3 पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये लोग जीएसटी के लिए रूल्स बनाते हैं, कितना टैक्सेस लगेगा, कब किस आइटम पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, ये सब डिसाइड ये लोग करते हैं। ये था आपका चैप्टर इंटरनल ट्रेड।